नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सिंहासन खाली करो कि अमित शाह आते हैं या योगी आते हैं। भाजपा में सिंहासन की लड़ाई तो बिल्कुल साफ साफ शुरू हो गई है। मोदी के बाद कौन, इस पे अब स्पष्ट है कि दो ही दावेदार हैं इस समय, अमित शाह साहब और योगी जी। मैं जितना समझता हूं उस हिसाब से मैंने एक दर्जन मतलब 12 कुछ पॉइंट्स लगाए हैं। 6 स्ट्रेंथ क्या है और 6 वीकनेस क्या है दोनों लोगों की। तो पहले अमित शाह साहब की बात। अमित शाह साहब का जो स्ट्रेंथ है वो इस सक्सेशन की लड़ाई में कह लीजिए, या मोदी के बाद कौन का जो बात चल रही है उसमें कह लें, तो सबसे बड़ी ताकत उनकी उनकी 6 ताकतें हैं, स्ट्रेंथ हैं। सबसे बड़ी ताकत है उनका टोटल कंट्रोल ऑन बीजेपी इस समय है। अगर आंख ऐसे फिराया तो बीजेपी इधर चल देगी, आंख ऐसे दिखाया तो इधर चल देगी। देवेंद्र फडणवीस जी को कहा कि अब चीफ मिनिस्टर नहीं, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनोगे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उनको कहा तुम डिप्टी बनोगे, मतलब जो जैसे चाह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। तो अमित शाह साहब का पूरा कंट्रोल इस समय बीजेपी पे है और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा एक जो मुझे लगता है इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की टोटल बैकिंग अब अमित शाह का है। और ये आप अब देख सकते हैं हाल के दिनों में मोदी जी बैकग्राउंड में हो गए हैं। झारखंड में जाके कुछ अनाउंस करना है तो अमित शाह अनाउंस कर रहे हैं, उनको कुछ करना है, वो सब अब अमित शाह ही फेस ऑफ बीजेपी अब हैं। मोदी जी उतना बड़ा फेस नहीं रह गए हैं। तो ये भी बिल्कुल क्लियर है कि अच्छा, उसके कुछ कारण लोग अलग अलग कहते हैं। कुछ लोगों का कारण यह है कि दोनों लोगों का एक दूसरे से स्वार्थ इतना जुड़ गया है कि अगर मोदी जी जब नई प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और अमित शाह साहब के अलावा कोई और प्राइम मिनिस्टर बनता है तो मोदी जी के लिए परेशानी पैदा होगी, ये बहुत स्पष्ट है। तो इसलिए लाजमी है कि मोदी जी के पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई और चारा नहीं है, बल्कि अमित शाह को बैक करना और अमित शाह को ही प्राइम मिनिस्टर बनवाने की कोशिश करना। तीसरा जो इनकी स्ट्रेंथ है, पैसा। पैसा मतलब फिनेंशियल जो ग्रुप्स हैं, जो बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनकी बैकिंग। सबसे बड़े तो दोस्त आदमी है, मतलब मोदी जी के जो सबसे घनिष्ठ दोस्त, उनकी बैकिंग तो है ही, लेकिन अदरवाइज ऑल्सो गुजरात की जो बिजनेस लॉबी है वो पूरी तरह से अमित शाह साहब को प्राइम मिनिस्टर के पद पे आफ्टर मोदी देखने के इच्छुक है। तो वो जो पैसे का बंदोबस्त होता है, कैसे पैसा, कहाँ से पैसा, उस पर सिद्धहस्त है और वो उसका इस्तेमाल करते भी रहे हैं। किसे जब सरकारें गिरानी है, सरकारें बनानी हैं, विधायक तोड़ने हैं, विधायक हटाने हैं, तो उसका साफ साफ उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग जो भी कहिए वो होता आ रहा है और उनको पैसे की दिक्कत है। पैसे की एक बहुत बड़ी बैकिंग है अमित शाह साहब के पास। ये उनकी ताकत है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी को 100-100 करोड़ रुपया भी देना है तो 100-100 करोड़ रुपया लो, कुछ इस तरह की फाइनेंशियल बैकिंग है। चौथा, राजदार है। मोदी जी का तो राजदार मैंने आपको बता दिया, उसके अलावा उनके पास बहुत से लोगों के राज अब हैं। वो अलग अलग लोगों का कहना है वो राज पेगासस के थ्रू हैं कि राज फाइलों के थ्रू हैं, लेकिन राज हैं। क्योंकि बहुत से उच्च पद पे बैठे हुए लोग जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो अपना एक कुछ इंडिपेंडेंट व्यू रखेंगे, उस तरह के निर्णय करेंगे, वो नहीं कर रहे हैं, नहीं किए जब भी बात आई। और उसका एक जो सबसे ज़्यादा लोगों का उसका एक्सप्लेनेशन है, उसका वो एक्सप्लेनेशन यह है कि सबके राज हैं उनके पास। पांचवी जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है वो है टोटल कंट्रोल। जैसे बीजेपी पे उसी तरह से टोटल कंट्रोल ऑन इंस्टीट्यूशंस। कहने को कुछ इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में है, लेकिन ईडी, अब ईडी उधर है लेकिन कंट्रोल इनका है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कहने को वहाँ है, लेकिन इन सब पे टोटल कंट्रोल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उस पर वो कंट्रोल अमित शाह साहब का चलता है। कहाँ इलेक्शन कराना है, कहाँ नहीं कराना है, कैसे होना है, इस पर भी उनका कंट्रोल है। मिल्कीपुर में इलेक्शन नहीं होना है तो नहीं होना है, टोटल कंट्रोल। दूसरा जो जो एक मेरे हिसाब से जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है और जिससे उनको
ताकत मिलती है वो है इलेक्टोरल सक्सेस, चुनावी सफलता। चुनाव में जिस ढंग से वो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि पूरी कैबिनेट को बदल दो, सबके टिकट काट दो और उसके बाद वो डिलीवर कर देते हैं, तो वो जो चुनावी सफलता है वो 2014 में तो मान लीजिए पीके और प्रशांत किशोर उसका क्रेडिट ले गए थे कि मैंने सब समझाया, लेकिन अब जो मामला है वो इलेक्टोरल सक्सेस का मुझे लगता है कि एक उनके पक्ष में एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि वो इलेक्टोरल सक्सेस जो उनकी है। मैं अब उनकी वीकनेसेस बता दूं। मेरे हिसाब से जो उनकी कमज़ोरी है, जो जहाँ पे वो प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में जो उनके जिसको कहते हैं ना रोड़े हैं या रोड ब्लॉक्स हैं, वो जो मैं समझता हूँ मैं वो कर दूँ। सबसे पहला तो इलविल, भयंकर इलविल है, गुडविल नहीं है, बैडविल है। मतलब हर एक को लगता है कि ये कहाँ से हो। मैं ये इलविल की बात जनता की बात नहीं कर रहा हूँ, जनता में तो है ही जो है। बीजेपी के विद इन बीजेपी भी इस तरह की भयंकर इलविल है। लोग नहीं, मतलब लोगों को बीजेपी में भी ये लगता है कि कौन आदमी है, कैसे करते हैं, क्योंकि ट्रीटमेंट। और उसका एक उदाहरण मैं हरदम देता रहता हूँ। मैं कमरे में जूता पहन के बैठूंगा, आप सब लोग जूता उतार के आइए, चाहे आप कोई हो। तो नड्डा जी का आपने देखा था ना, हाथ पकड़ के खींच देना, उनको किनारे कर देना, उनको कर देना, मतलब किसी की। तो वो जो उससे जो इलविल हुई है पैदा, वो मेरे ख्याल में एक इनकी कमज़ोरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, जो इनकी ताकत माना जाता है कि इलेक्टोरल सक्सेस, चुनावी सफलता, तो वो चुनावी सफलता नेता के रूप में इनको नहीं काउंट किया जाता है। काउंट ये किया जाता है कि ये प्रबंधक हैं, नेता नहीं है, प्रबंधक हैं। ये इनकी एक कमज़ोरी है। ये ब्रांड किए गए हैं प्रबंधक के, ये ब्रांड किए गए हैं चाणक्य के रूप में। चाणक्य गद्दी पे नहीं बैठा था, चाणक्य किसी को बैठा सकता था, खुद नहीं बैठा था, ये याद रखिएगा। तीसरा जो मेरे हिसाब से एक और चीज़ जो एक भूत नहीं उतरता है, वो है गोधरा। गोधरा जब गुजरात में हुआ और उसके बाद जिस तरह से गोधरा की सारी चीज़ों को मैनेज किया गया, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों, चाहे आईएएस अधिकारी हों, चाहे जो केसेस चल रहे हों, चाहे सोहराबुद्दीन, मतलब जो भी आप कह लीजिए, उसमें जिस तरह से स्टेट को यूज़ किया गया और जिस तरह से गोधरा पूरा जो वारदात है, और गोधरा ही नहीं, बिल्किस बानो के वो जो कल्प्रिट्स थे उनको फिर सुप्रीम कोर्ट से छोड़ना, उनको ये पैरोल दिलवाना, ये सब कराना, ये सब में जो आपका अमित शाह का रोल दिखाई देता है। हाल के दिनों में लॉरेंस बिश्नोई को ले जाके गुजरात की जेल में रखना, ये सब स्पष्ट है। तो वो गोधरा का भूत भी एक इनके पीछे लगा हुआ है। और एक जो मेरे हिसाब से जो चौथी सबसे बड़ी चीज़, वो जो तड़ी पार है, वो टैग इनसे नहीं हट रहा है। पप्पू का टैग राहुल गांधी से हट गया, फेंकू का टैग जिसके ऊपर लगता था आजकल नहीं बोला जा रहा है, बाल बुद्धि का टैग, बैल बुद्धि का टैग, ये सब टैग लोग भूल सकते हैं, लेकिन तड़ी पार कहते ही इस देश के मानस पे बिल्कुल साफ आ जाता है कि कौन तड़ी पार है। और वो तड़ी पार का बैकग्राउंड क्या है, सोहराबुद्दीन एनकाउंटर इत्यादि इत्यादि। आज का बैकग्राउंड क्या है, कनाडा तक कह रहा है कि भाई आपके यहाँ के आप लोग इन्वॉल्व थे, आपकी कहीं सरपरस्ती में हुआ। लॉरेंस बिश्नोई का साबरमती जेल में रहना, ये सारी चीज़ें आपके तड़ी पार की उसको रीइंफोर्स करते हैं, और वो आपकी के लिए कमज़ोरी है। एक पांचवा जो मेरे हिसाब से है, वो है परिवारवाद। आप लाख कहते रहिए वो परिवारवाद, उनको ये राहुल गांधी, राहुल बाबा, प्रियंका, आप कुछ कर रहे, प्रियंका दीदी, राहुल बाबा, ये सब आप कुछ कहते रहिए। आपके चिराग तले अंधेरा इसको कहते हैं। आपके अपने घर का चिराग जय शाह साहब जिस तरह से बीसीसीआई और फिर आईसीसी के में अब उसको चला रहे हैं, उसके चेयरमैन हो गए हैं, वो प्रश्न तो उठता है। अब आप दूसरे को परिवारवाद कहिए और अपने घर में क्या कर रहे हैं। भाई कन्हैया कुमार पूछता है ना, कन्हैया कुमार बार बार आप पूछते हैं कि जय शाह साहब ने कौन सा यूपीएससी का एग्ज़ाम लिख के वहाँ पहुँचे हैं, कौन सी योग्यता है, कौन सा क्रिकेट खेले हैं,
कहाँ पे सेंचुरी बनाई है, किसके विकेट लिए हैं, कि वो जो बीसीसीआई के चेयरमैन और अब आईसीसी के चेयरमैन है, तो वो परिवारवाद तो आपके पीछे चिपका हुआ है। छठा जो है, जो आपकी एक और वीकनेस है जो बहुत प्रचारित नहीं है, वो आपका हेल्थ इश्यूज है। आपकी स्वास्थ्य उस तरह का नहीं है। वो जो लोग जानते हैं उनको पता है कि आप मतलब स्वास्थ्य इज अ कंसर्न, तो वो आपकी एक वीकनेस रहेगा। मैं अब योगी जी की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताऊं उससे पहले एक आपसे आग्रह। नमस्ते, पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाइए योगी जी पे। योगी जी के पास क्या ताकत है? उनका मेन वो क्या है? सबसे बड़ी ताकत है हिंदू मैस्कॉट। हिंदुत्व के जो टॉर्च लेके चल रहे हैं, जो जिसको बोलते हैं आम भाषा में पोस्टर बॉय, लेकिन पोस्टर बॉय अच्छा शब्द नहीं है, जो हिंदुत्व की मशाल को लिए सबसे आगे बढ़ रहे हैं, तो उस मशाल को लेके सबसे बड़ी मशाल तो योगी आदित्यनाथ की, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा उनकी जो ताकत है वो मेरे हिसाब से हाल के दिनों में आरएसएस, जो अब उनको ऐसा लगता है कि आरएसएस उनको बैक कर रहा है, क्योंकि आरएसएस को ये समझ में आ गया है कि अगर मोदी जी अमित शाह प्रधानमंत्री पद पे रहते हैं तो उनके बहुत से निर्णय या बहुत सी चीज़ों में उनको वो स्पेस नहीं मिलता है या वो स्थान नहीं मिलता है जो आरएसएस चाहती है। भले ही उनका एजेंडा चलाएं, तो वही एजेंडा चलाने में शायद उनको, आरएसएस को ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ इन दो लोगों के मुकाबले वो ज़्यादा इनके काम के हैं। तीसरा, जो मेरे हिसाब से योगी जी की ताकत है, वो उत्तर प्रदेश से आने की, एक हिंदी प्रदेश से एक व्यक्ति आ रहा है, हिंदी भाषी है, वो एक बड़ी ताकत है। अमित शाह गुजराती हैं, तो वो हिंदी हार्टलैंड में उस तरह से कभी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे जैसे योगी आदित्यनाथ है। हिंदी प्रदेश से आते हैं, एंसेस्ट्रल भी कर लिए तो उत्तराखंड है, हिंदी भाषी यहाँ का, और उनका फुटप्रिंट ज़्यादा रहेगा, उनका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। तो एक तो उनको उत्तर प्रदेश का होने की एडवांटेज है। एक और स्ट्रेंथ उनकी है जो मेरे हिसाब से उनका मठ उनकी एडवांटेज है। जब वो मठ की बात आती है तो वो जो धार्मिक बात होती है, जो एक रिलीजियस लीडर की बात होती है, वो दोनों चीज़ें मिलती हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ क्या है, चीफ मिनिस्टर भी हैं और गोरखनाथ मठ के सबसे बड़े महंत भी हैं। तो उनके पास वो जो हिंदू खतरे में है और हिंदू ध्वजवाहक के रूप में सबसे बड़ी ताकत ये है। मेरे हिसाब से पांचवी जो योगी जी आदित्यनाथ जी की ताकत है वो उनका प्रशासन है। वो यहाँ पे प्रशासन के मामले में ऐसा उन्होंने इंप्रेशन किया हुआ है। हालांकि उससे एक वर्ग विशेष मुसलमान उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन बाकी लोगों को लगता है नहीं, बुलडोज़र बाबा है। उन्होंने अपना एक नाम रख लिया बुलडोज़र बाबा, और बुलडोज़र का बाबा का मतलब त्वरित न्याय। आपने किया, बुलडोज़र चला दिया, आपने कुछ किया तो गाड़ी उलटवा दी। ये त्वरित न्याय का जो उनका एक है, वो ये ज़रूर है कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप तो बहुत नहीं है, लेकिन जो आज हमारा मानस है, जनमानस, उसको बड़ा अच्छा लगता है कि वो क्या तुरंत बुलडोज़र। तो बुलडोज़र उनका एक एसेट है। और अंतिम जो मेरे हिसाब से जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वो उनके ऊपर कोई फिनेंशियल बंगलिंग, कोई मतलब वित्तीय अनियमितताओं का कोई दाग नहीं लगा है। क्लीन है बिल्कुल, कि यहाँ से पैसा ले लिया, वहाँ से ले लिया, इनका जुगाड़ कर दिया, वो नहीं, ज़ीरो। तो वो आज पॉलिटिक्स में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो शीर्ष पे बैठा और उसके ऊपर कोई पैसे का दाग ना लगा हो, एक बड़ी चीज़ है। तो ये उनकी एक बड़ी स्ट्रेंथ है। अब जरा
योगी आदित्यनाथ की कमजोरियों की बात कर लें। नंबर पहला है, इनकी कोई लॉबी नहीं है, इट डजंट हैव अ लॉबी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो ना बीजेपी के हैं ना आरएसएस के हैं, वो एक विश्व हिंदू, मतलब वो एक अपने अलग उससे आते थे, हिंदू युवा वाहिनी चलाते थे, बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन लड़ लेते थे, लेकिन बीजेपी के नहीं है, आरएसएस की शाखा वाले नहीं हैं। तो वो एक समझना होगा कि ये उनकी शायद लार्ज लॉन्ग टर्म में ये उनके पास डिसएडवांटेज है। दूसरी एक मेरे हिसाब से इस तरह के जोड़ तोड़ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पैसा। वो पैसा योगी आदित्यनाथ के पास नहीं, उनको इस तरह का कोई फाइनेंशियल बैकिंग भी नहीं है कि जैसे एक झगड़ा चलता है। गडकरी जी की एडवांटेज है कि उनके पास बॉम्बे के जो उद्योगपति हैं वो उनको बैक करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास ये कंफर्ट नहीं है कि उनको कोई फाइनेंशियल ग्रुप या फाइनेंशियल वो उनको बैक करेंगे, कोई उद्योगपति। तीसरी जो मेरे ख्याल में उनकी कमजोरी है वो उनका एक जो इमेज बन गई है प्रो राजपूत की, राजपूतवादी हैं, सब जगह राजपूत रखे हैं, वो उनकी इमेज बनी है। मैं उसके कारण पे आज नहीं जा रहा हूं, मैं उनकी सिर्फ ये गिना रहा हूं कि ये उनकी कमजोरी बन गई है। और कोई ये भी नहीं कि राजपूत झूम के सब उनके साथ खड़े हैं तो ये इमेज से क्या होता है, ठीक है राजपूत तो मेरे साथ हैं, वो भी नहीं है। तो उनकी जो मतलब राजपूत वाली जो एक छवि बनी हुई वो उनके लिए एक नुकसानदेह है। एक और नुकसानदेह है कि इनकी जीरो नेटवर्किंग है। ये उस तरह के वो नहीं है कि इनसे भी बात उनसे भी बात, ये दोस्त वो मित्र यहाँ वहाँ, नहीं, अपना काम करते हैं उसके। तो इनकी नेटवर्किंग में भी ये कमज़ोर हैं। नेटवर्किंग में वो सब लोग तेज़ हैं। नेटवर्किंग में तो हमारे मोदी जाके ट्रम्प जी को अमेरिका जिताने लगे थे, सोचिए नेटवर्किंग की हालत। पांचवी जो सबसे बड़ी जो इनके लिए वीकनेस है, ये मोदी जी की चॉइस नहीं है। मोदी जी इनको नहीं चाहेंगे कि ये अमित शाह के मुकाबले इनको, तो इसलिए ये मोदी जी की चॉइस फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं है। चीफ मिनिस्टर रहो, हिंदुत्व का मैस्कॉट रहो, ये सब रहो, लेकिन जब गद्दी की बात आएगी तो फिर बिल्कुल चॉइस क्लियर है। और आखिरी जो मेरे हिसाब से जो इनकी कमजोरी है कि अमित शाह दिल्ली में बैठ के 24 घंटे 7 दिन 365 दिन वो लगे रहते हैं कि योगी जी को कैसे घेरा जाए। संजय निषाद को बुलाओ, उससे कुछ वो दिलवाओ, उधर उससे करवाओ, वो कराओ, मतलब वो पूरे टाइम योगी को घेरने का एक फुल टाइम आदमी जो सशक्त है वो अगर लगा हुआ है तो उससे भी कहीं ना कहीं ये इनकी ताकत कम होती है। तो मेरे हिसाब से ये मैंने 6 रीज़न हर तरह के दिए आपको। आने वाले उसमें अभी भी बहुत निश्चित नहीं है। ये जो चुनाव हैं ये बहुत कुछ तय करेंगे कि बीजेपी के अंदर अमित शाह की ताकत घटती है या योगी जी की ताकत बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।